नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की ईवीएस जिसे हम पर्यावरण अध्ययन आसपास कहते हैं, इसका अध्याय 5 सीखने वाले हैं और इस अध्याय का नाम है बीज बीज बीज। आप सभी को कक्षा 5वीं की ईवीएस की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 5 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। निश्चित रूप से इस पाठ में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जो भी प्रश्न आएंगे उनको भी कंप्लीट करते जाएंगे। तो पाठ है 5 और इस पाठ का नाम है बीज बीज बीज। तो निश्चित रूप से इस पाठ के माध्यम से हम बीजों के बारे में सीखेंगे। पढ़ते हैं। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे, यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में मां ने आवाज लगाई, गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। मां को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, मां ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह मां वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो, ये तो बर्तन से बाहर आ गए। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? मां ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। मां ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। चर्चा करो। यहां पर 3 प्रश्न हैं और 3 प्रश्न के उत्तर हमने इस प्रकार से यहां पर कंप्लीट किया है। पहला प्रश्न है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों? उत्तर लिखते हैं, समस्त दालें, चना, मूंग, राजमा, मटर, सोयाबीन आदि बनाने के पहले भिगोई जाती है और भिगोने से पकाने में कम समय लगता है। इस प्रकार से पहला प्रश्न जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें अंकुरित करके खाई जाती हैं, उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है, कितना कितना समय लगता है? उत्तर लिखते हैं, चना है, मूंग है, मोठ है, सोयाबीन आदि को अंकुरित करके खाया जाता है। अंकुरित करने के लिए साबुत बीज को एक रात पानी में भिगोते हैं, फिर उन बीजों को गीले कपड़े में 36 से 40 घंटे के लिए बांधते हैं। अंकुरण में 24 से 48 घंटे का समय लगता है। प्रश्न क्रमांक 2 यहां पर कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है और क्यों? तो उत्तर लिखते हैं, जी हां, डॉक्टर अंकुरित खाना खाने की सलाह देते हैं क्योंकि यह आहार पौष्टिक है। इस प्रकार से प्रश्न हमारे यहां पर 3 कंप्लीट होते हैं। आगे पढ़ते हैं। करके देखो। याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक और प्रयोग करके देखो। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियां लो। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने ना पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो। तीनों कटोरियों को ढक दो। ठीक है ना? अब यहां पे देखिएगा, 2 दिन बाद देखो और लिखो तीनों कटोरियों के चनों में क्या बदलाव दिखा। कटोरी 1, कटोरी 2, कटोरी 3। क्या बीजों को हवा मिल रही है? कटोरी 1 में नहीं, कटोरी 2 में हां और कटोरी 3 में हां। क्या बीजों को पानी मिल रहा है? कटोरी 1 में हां, कटोरी 2 में हां और कटोरी 3 में नहीं। बीजों में क्या बदलाव आया? कटोरी 1 में चने फूलकर बड़े हो गए हैं, कटोरी 2 में चने फूलकर बड़े हो गए हैं और कटोरी 3 में कोई बदलाव नहीं आया। क्या बीजों में अंकुरण हुआ? कटोरी 1 में नहीं, कटोरी 2 में हां और कटोरी 3 में नहीं। इस प्रकार से यहां पर आपको इस अवलोकन तालिका को पूरा करना है और करके देखना है। ठीक है ना? बताओ और लिखो, किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ? इस कटोरी और बाकी कटोरियों में बीजों में क्या अंतर है? 2 प्रश्न हैं। दोनों प्रश्नों को हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। यहां पर
पहले प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, कटोरी 2 में बीजों का अंकुरण हो गया। कटोरी 1 के बीजों को केवल पानी मिला, हवा नहीं, इसलिए उनका अंकुरण नहीं हुआ। कटोरी 3 में बीजों को हवा और पानी दोनों ही नहीं मिले, इसलिए वे अंकुरण नहीं हो सकते। इस प्रकार से यहां पर जो अवलोकन किया है वही हमको उत्तर लिखना है। अब अगला प्रश्न है, गोपाल की मां ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे? उत्तर लिखेंगे, चने अंकुरित करने के लिए पानी के साथ हवा भी चाहिए, इसलिए गोपाल की मां ने भिगोए हुए चने गीले कपड़े में बांधे। इस प्रकार से प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। अब देखिएगा यहां पे, साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूं, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते, सोचो क्यों? क्योंकि दाल को दलने से क्या होता है कि अंकुरण जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, तो वो बीज नहीं रहता, वो दाल बन चुकी होती है, इसलिए जो दाल है उसमें अंकुरण क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। यहां पे लिखा भी हमने। चित्र बनाओ, अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। इस प्रकार से आपको यहां पर चित्र बनाना है, हमने बनाया हुआ है। अपनी कॉपी में आप बहुत सुंदर चित्र आप बना सकते हैं। किसका पौधा कितना बड़ा? एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो, इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो, किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल और धनिया। तो यहां पर फाइनली हम धनिया के बारे में लिख रहे हैं। इस प्रकार से गमले में आपको इसको प्रयोग करना है। बीज का नाम है धनिया और किस दिन बोया, तारीख लिखा है यहाँ पे 30/9/2025। तो यहां पर हमने 30 सितंबर 2025 को धनिया बोया है। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन से अपनी तालिका भरो, ठीक है ना। पौधे को धागे से नापकर फिर स्केल से नाप लो। इस प्रकार से आपको पहले धागे से नापना है, फिर स्केल से नापना है। अब यहाँ पे तारीख लिखना है आपको, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। पौधे की लंबाई इसी प्रकार से बढ़ेगी। मैंने यहाँ पे डेट को करंट में इसलिए लिख रखा है, निश्चित रूप से आप देखेंगे उसमें बदलाव जरूर आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर लिखा है, 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। पौधे की लंबाई में यहाँ पर देखेंगे आप अंतर आएगा। इस डेट को पीछे कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप धनिये के बीज को डालेंगे तो कम से कम 1 सप्ताह बाद देखेंगे तो ये वाला अंतर मिलेगा आपको। फिर आप कंटिन्यू अवलोकन करिएगा। कितने पत्ते दिखे? 2, 3, 4, 5 दिवस के हिसाब से। और कोई बदलाव? तो यहाँ पे नहीं नहीं लिखा है। तना थोड़ा दिखाई दे रहा है तथा तो तना जो है वो थोड़ा मोटा हो रहा है। इस प्रकार का आप अवलोकन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। हम चलते हैं अगले पेज में। तो ये पूरे प्रश्न है, पूरे प्रश्न को हमने इस प्रकार से कंप्लीट किया है। हम प्रश्न इसी में पढ़ेंगे, देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 1, बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे? तो बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में 1 सप्ताह लगा। मैंने बताया आपको कम से कम 1 सप्ताह बाद आप देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 2, पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में कितना अंतर था? तो दूसरे दिन पौधे की लंबाई पहले दिन से 0.5 सेंटीमीटर बढ़ गई और निश्चित रूप से ये बदलाव आपको मिलेगा। आप प्रैक्टिकल करके देखें। प्रश्न क्रमांक 3 है, किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी? चौथे दिन पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी। प्रश्न अगला है, क्या हर दिन पौधे में से नया पत्ता या पत्ते निकले? जी हां, हर दिन पौधे में से नया पत्ता या पत्ते निकले। प्रश्न क्रमांक 5 है, क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया? जी हां, तना दिन प्रतिदिन पौधा मोटा होता गया। प्रश्न क्रमांक 6 है, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज्यादा दिन लगे? तो तिल के बीज को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज्यादा दिन लगे। तो वहां पर 4-5 बीजों के नाम बताए गए थे, आप उनको अलग अलग भी बो के इस प्रकार का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब यहां पे अगला प्रश्न है, कौन सा बीज उगा ही नहीं? क्यों नहीं उगा होगा? सभी बीज उग गए क्योंकि सभी को हवा और पानी मिला। अगर ये दोनों तत्व नहीं मिलते तो पौधा नहीं उग सकता था, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 9 है, अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? उत्तर लिखते हैं, पौधा सूख गया या फिर पीला हो गया तो ऐसा इसलिए हुआ कि पौधे को पानी और हवा ठीक से नहीं मिली। प्रश्न क्रमांक 10 है, पौधों को पानी ना मिलने तो क्या होगा? बिना पानी के पौधे सूख जाएंगे, ठीक है ना।
प्रश्न क्रमांक 11 है, बीज के अंदर क्या होता है? बीज के अंदर बीज पत्र होता है तथा भ्रूण होते हैं, जिससे आप देखेंगे बीज पत्र जो है अंकुरण के बाद में वो अंकुर जो है वो पत्तियों में बदलने लगता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? बीज पहले अंकुरित होता है, फिर यह एक पौधा बन जाता है। यह छोटा सा पौधा पर्याप्त हवा, पानी, सूरज की रोशनी पाकर धीरे धीरे बड़ा पौधा बन जाता है। इस प्रकार से हम छोटे से पौधे में बदलाव देखते हैं। सोचो और कल्पना करो, अगर पौधे चलते तो क्या होता? चित्र बनाओ। अरे भाई, पौधे चलते तो हमें तो बहुत ही आसानी हो जाती, हम जहां चाहते वहां हमें शुद्ध हवा मिलने लगती, हमें गर्मियों के दिनों में बहुत मदद मिलती, हमारे साथ साथ चलते, हम उनसे दोस्ती करते। तो आपकी कल्पना जहां तक पहुंच सके वही इस प्रश्न का उत्तर है। और चित्र बनाना है, पौधे का बनाना है, पेड़ का नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, पौधे छोटे होते हैं, ठीक है ना। पता करो, क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं? हाँ, कुछ पौधे जैसे केला है, आलू है, गुलाब है इत्यादि, ये जो पौधे हैं ये बिना बीज के भी उगते हैं। फंस गया बेचारा। अब देखिएगा, इसको कहते हैं शिकारी पौधा, ठीक है ना। तो हम शिकारी पौधे के बारे में पढ़ते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। याद रखिएगा, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। क्या? शिकारी पौधे, जिसे हम यहां पे क्या नाम लिखा है इसका वैज्ञानिक? निपेंथिस, ठीक है ना। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इस प्रकार से घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। तो इस प्रकार से इनकी विशेषता ही होती है ना। नेफेंथिस पौधे की ये शिकारी पौधा ही कहलाता है। इसी प्रकार से जो है ये इसको भोजन ग्रहण करता है, कह लें आप तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। कितने सारे बीज, आप बीज देख रहे हैं यहां पर, तुम कितने तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो? सोचो, तुम्हें ये बीज कहां कहां से मिलेंगे? सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करें, हो गए ना बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो, बीजों के रंग, उनके आकार और ऊपरी सतह खुरदुरी या मुलायम, आप उनमें तमाम प्रकार के अंतर देखेंगे। आइए इससे संबंधित हम अगले पेज में चलते हैं। दी गई तालिका एक चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा के बच्चे मिलकर उसे भरो। बीज का नाम लिखना है, रंग लिखना है, आकार लिखना है और यहाँ पर ऊपरी सतह कैसी है उसको लिखना है। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे इसको कंप्लीट किया है। हम यहाँ पे जो भी बीज कक्षाओं में इकट्ठा किए गए, तो यहाँ पर तालिका इस प्रकार से बनानी है। बीज का नाम, जैसे राजमा की बात करते हैं, राजमा जो है इसका रंग जो है भूरा होता है और आकार में देखेंगे इस प्रकार से दिखाई देता है आपको, और इसकी ऊपरी सतह जो होती है मुलायम होती है। फिर हम बात करते हैं चना की, तो चना का रंग जो होता है वो भूरा होता है और चित्र इस प्रकार से बनाएंगे, और इसकी जो ऊपरी सतह है चना की एक मुलायम भी होती है और एक खुरदुरा भी होता है, ठीक है ना। मटर, इसका जो कलर है वो हरा है और आप देखेंगे आकार में आप इस प्रकार से दिखाई देता है और इसकी ऊपरी सतह जो है मुलायम होती है, ठीक है ना। मूंग की बात करें हम, मूंग का जो रंग है वो हरा होता है, बीज इस प्रकार से दिखाई देता है आकार में और ये जो होते हैं मुलायम होते हैं। आम की बात करें, आम सफेद इस प्रकार से देखेंगे आप और रूखा खुरदुरा, इसका जो आप देखते हैं सतह वो रूखा और खुरदुरा। पपीता की बात करें, रंग में काला और आकार में इस प्रकार से दिखाई देता है और इसके अंदर काले बीज होते हैं और इसकी जो सतह है वो रूखा होता है। खरबूजा की बात करें, सफेद होता है रंग में और आकार में इस प्रकार से दिखाई देता है और इसकी सतह जो है वो मुलायम होती है। हम सेब की बात करें, इसका जो रंग है वो भूरा होता है और दिखने में इस प्रकार से दिखाई देता है और इसकी सतह जो है वो मुलायम होती है। सरसों के बीज की बात करें तो यहाँ पे हरा काला, तो यहाँ पे दिखने में इस प्रकार से और इसकी सतह जो है वो मुलायम होती है। धनिया की बात करें हरा, तो हरा धनिया जो है आपने देखा होगा, मतलब ताजा धनिया की बात करी जा रही है, और सूखा भी एक धनिया होता है उसका भी रंग हरा होता है। तो यहाँ पे हरा रंग है दिखने में ऐसा और खुरदुरा,
ठीक है ना, सतह। भिंडी की बात करें तो भिंडी जो है इसका जो रंग है वो सफेद और दिखने में आकार में इस प्रकार से, और सतह जो है मुलायम। सौंफ की बात करें दिखने में हरी और आप देखेंगे आकार में इस प्रकार से, और यहां पे देखेंगे सतह जो होती है मुलायम। ये सभी बीज हार, खेल तथा बाजार में मिलेंगे। तो चलिएगा इसके आगे हम कंप्लीट करते हैं। आगे जो प्रश्न है, सोचो क्या इस सूची में सौंफ और जीरा भी है? उत्तर लिखते हैं नहीं, इस सूची में केवल सौंफ है, जीरा नहीं। इकट्ठे किए गए बीजों में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा था? तो सबसे छोटा बीज जो था वो सरसों का था और सबसे बड़ा जो बीज था वो आम का था। समूह बना और लिखो जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं कौन कौन से, जैसे जीरा है, सौंफ है, सरसों आदि। जो सब्जी के लिए जैसे भिंडी, मटर, टमाटर आदि के जो बीज हैं वो सब्जी के लिए यूज होते हैं। जो फलों से इकट्ठा किए गए जैसे सेब है, संतरा है, पपीता है, इस प्रकार से। जो हल्के और फूंक मारकर पता कर सकते हैं जैसे जीरा है, सौंफ है, सरसों है, अजवाइन है, इस प्रकार से। जो चपटे जैसे सेब, जीरा, सौंफ के बीज चपटे होते हैं। और समूह भी बनाओ, कितने समूह बना पाए? तो ऐसे बीज जो गोल हैं या फिर लंबे हैं या फिर हल्के हैं या फिर भारी हैं या फिर जिन्हें खाया जाता है, इस प्रकार से आप अलग अलग समूह भी इनके बना सकते हैं। क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो? अपने साथियों से बात करो। तो जहां तक चीटा जो खेलते थे जिसे हम लूडो भी कहते हैं और सांप सीढ़ी, तो ये पहले जो आपने बीज देखे होंगे इमली के, तो इनका भी उपयोग करके हम देखेंगे तो इनका खेल में जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिएगा। अब घुमक्कड़ बीज। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते ही नहीं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। देखिएगा ये बीज किस प्रकार से, ये चिट्ठी लिखना, ओके बाय। देखिएगा पढ़ते हैं अगले बीज में क्या है, चलिएगा। अगले पेज में देखिए इस प्रकार से आ छी छी। चित्र 1 में देखिए, चित्र 2 में देखिए, ठीक है ना। चित्र 1 में देखो ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ पाते हैं, यहां देख रहे हैं आप, ठीक है ना। क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा है? जी हां, हमने यही उत्तर लिख दिया है, फर जैसे कई बीजों को उड़ते देखा है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे यहां उसे क्या कहते हैं? हमारे यहां उसे बुढ़िया के बाल बोलते हैं। अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में से कितने बीज हवा से बिखरते होंगे। जैसे सरसों है, जीरा है, सौंफ के बीज हवा में बिखरते हैं। चित्र 2 को ध्यान से देखो, ये रहा चित्र 2, ठीक है ना। यह बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है ना। मुक्त में सैर। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया? पढ़ो, स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया? देखिएगा, एक घटना है 1948 की। एक दिन जॉर्ज मैस्टर्ल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मैस्टर्ल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का, और वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चरचर की आवाज होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा ना। मजेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। तो ये आप देखते हैं चप्पल में, आप सैंडल में देखेंगे जिस प्रकार से दोनों सतहों को चिपकाने के लिए चरचर की जो आवाज आती है। तो यहां पर जो मैस्ट्रल ने जो है किस प्रकार से सैर करने गया था कुत्ते के साथ में, और जब उसने देखा कि कांटों में भी हुक होता है, और उसी हुक से ही उसके माइंड में एक आइडिया आया और वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं, इस प्रकार से इसकी खोज कर ली थी। ठीक है ना। तो यहां पर यही चीज कही गई कि मजेदार किस्सा है, हमें प्रकृति से कितनी प्रेरणा मिलती है। चलिएगा अगले पेज में चलते हैं। चित्रों को देखकर अंदाजा लगाओ कि इनमें बीज किस किस तरह से बिखर रहे हैं। अब यहां पे देखिएगा, ये गिलहरी को देखो जरा, ये चिड़िया को देखो यहां पे, ठीक है ना। अब यहां पे देखो जरा, ये यहां पर पानी में इस प्रकार से बह रहे हैं। तो पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां
पककर सूख जाती हैं और चिटक कर बिखरने लगती हैं। उनकी आवाज सुनिए, बिल्कुल सुने हैं। क्या होता है, सोयाबीन का जो बीज है, जब अधिक धूप रहती है तो उसकी फल्ली जो है वो सूख कर चिटकने लगती है। तो आपने देखा होगा सोयाबीन को हल्का सा उसका पौधा पीला होता है और काट लिया जाता है, वरना बीज वहीं झड़ जाएगा। सोचो अगर बीज बिखरे नहीं, यानी एक ही जगह पड़े रहे तो क्या होता। देखिएगा, यदि बीज एक ही जगह रहता तो इससे यह होता कि हमारे प्रकृति में, हमारे वातावरण में हम देखते हैं कि हमने जिन पौधों को उगाया ही नहीं, किसी ने लगाया ही नहीं, और वो पौधे उग रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। आप जंगल का उदाहरण ले लीजिए, क्या जंगल किसी ने पहले लगाया होगा? नहीं। पशु पक्षी और आंधी हवा तूफान इसके माध्यम से बीज इकट्ठा इधर उधर बिखरे होंगे, फिर वो उगे होंगे। इसी प्रकार से जो जंगल में आप देखते होंगे, यही एक चक्र चलते रहता है, ठीक है ना। तो पशु पक्षी द्वारा, मानव द्वारा, हवा द्वारा, जल द्वारा, इस प्रकार से जो बीज हैं वो बिखरते हैं। कौन कहां से आए जी? बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया? हाँ, हम भी बीजों को यहां से वहां पहुंचाते हैं, अनजाने में और जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहां नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से ही आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहां कहां से आई? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है और ये तो भोजन के लिए अनिवार्य हो गया है। मिर्च के बिना तो भोजन बनता नहीं। और मिर्ची आई कहां से? दक्षिण अमेरिका से। बताइएगा, यहां पर पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे और अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छी कहानी है। आइए, जानना चाहते हो कौन कहां से आया? इस कविता में पढ़ो, जैसे आलू मिर्ची चाय जी। अब देखिएगा, कविता बहुत अच्छी है। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहां से आए जी, सात समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते में आए जी, आलू मिर्ची चाय जी, दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद, साथ टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी, भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी काफी भी, है ना। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर, चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। देखो, चाय जो कहां से आई? असम से आई। और यहां पे कह रहा है कि गोभी और मटर कहां से आए? यूरोप, नक्शे में यूरोप से आए। फिर देखिएगा, चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी, चली चीन से सोयाबीन पहुंची, अमेरिका बजाती बीन, धूमधाम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष, रोब जमा कर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी, बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन, ये सब देसी, ये सब है देसी, भारत की पैदाइश जी, कौन कहां से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। और इस कविता को राजेश उत्साही ने लिखा है, राजेश उत्साही ने, चकमक, मई जून 2002 को। चलिएगा, क्यों जान गए ना, क्या तुम सोच सकते हो अगर ये हमारे यहां नहीं आए होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती? दुनिया के नक्शे में इन देशों को ढूंढने की कोशिश करो। देखिएगा, हम क्या समझें, यह चित्र रीना ने बनाया है, ये वाला। अपने अंकुरित बीज का तुम्हें क्या लगता है, इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी? अपने शब्दों में लिखो। अगर उनकी जरूरत चीजों में से कोई ना मिले तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे? चित्र बनाकर दिखाओ। बीज किस किस तरह बिखरते हैं, किन्हीं दो तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखो। चलिएगा, इस प्रकार से हमने यहां पर प्रश्न को कंप्लीट किया है। तो पहला प्रश्न का उत्तर हम यहां लिखते हैं, बीजों को अंकुरित होने के लिए पानी व हवा की जरूरत हुई होगी। अगर बीजों को पानी और हवा नहीं मिले तो ठीक से अंकुरित नहीं हो पाएंगे। अगला प्रश्न था, बीज किस किस तरह बिखरते हैं, किन्हीं दो तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखो। तो हम लिखते हैं यहां पे, बीज पशु पक्षियों, मनुष्यों, हवा और पानी के द्वारा बिखरते हैं।
मनुष्य और पशु पक्षी फल खाते हैं और उनके बीज इधर उधर डाल देते हैं। कुछ बीज पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अगला है, कुछ हल्के बीज हवा द्वारा उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इस प्रकार से कक्षा 5वीं की ईवीएस का अध्याय 5 यहां पे कंप्लीट होता है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर यदि आपको लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।